प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है राजकीय महाविद्यालय चौमेला के यूट्यूब चैनल पर। मैं विवेक शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, आपको सामाजिक मानव शास्त्र के नातेदारी टॉपिक से पदाधिकार पढ़ाऊंगा। चलिए तो हम शुरू करते हैं। पदाधिकार। रिवर्स ने पद के संचारण की व्यवस्था के लिए पदाधिकार अथवा पदोत्तराधिकार का शब्द का प्रयोग किया है। यद्यपि वे इस शब्द के प्रयोग से संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि यह शब्द उसके विधि संबंधी प्रयोग के कुछ विरुद्ध पड़ता है, जिसमें उत्तराधिकार शब्द का प्रयोग संपत्ति के लिए प्रयुक्त होता है। वे अन्य शब्द ढूंढने का सुझाव देते हैं। वे पदोत्तराधिकार को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि राजा का पद उत्तराधिकारी अथवा उसका पुत्र होता है। जो एक व्यक्ति के उत्तराधिकार से हमारा आशय उसके हिताधिकार या उसकी पदवी के अंतरण से होता है। अन्य उपयुक्त शब्द मिलने तक वे पदांतरण के लिए पदोत्तराधिकार के प्रयोग को स्वीकार करते हैं। पदाधिकार की परिभाषा पिडिंगटन के अनुसार हम जानने का प्रयास करेंगे। पदाधिकार वे नियम हैं जो पद अथवा पदवी के संचरण या संचारण को नियमित करते हैं। पदाधिकार मातृवंशीय हो सकता है। मातृवंशीय में पुरुष का कोई पद उसके किसी मातृवंशीय बंधु को हस्तांतरित होता है, जो सामान्यतः उसकी बहन का पुत्र होता है। मातृवंश में कई बार यह भ्रम हो जाता है कि संपत्ति स्त्रियों को दी जाती होगी, किंतु बात ऐसी नहीं है। आदिम समाजों में सामान्यतः स्त्री को राजनीतिक कार्यों में कोई हाथ नहीं होता था। वे कभी कभी अपना प्रभाव भी रखती थी, फिर भी वास्तविक प्रशासन का कार्य तो पुरुष ही करते थे। मातृसत्तात्मक पदाधिकार सुमात्रा, भारत की खासी जनजाति, इराक्विस जनजाति तथा मलेशिया के लोगों में देखी जा सकती है। मातृवंशीय पदाधिकार का वास्तविक अर्थ है उपाधि अथवा पद का स्त्री के माध्यम से पुरुषों को संचारण। जब एक पुरुष अपने पिता का पदोत्तराधिकारी बनता है तो पदोत्तराधिकार पितृवंशीय कहलाता है। पितृवंशीय एवं मातृवंशीय दोनों ही व्यवस्थाओं में किसी भी पद एवं पदवी का पदाधिकार पहले एक पुरुष के बड़े भाइयों को दिया जाता है, फिर वंशानुक्रमण में वरिष्ठता के आधार पर छोटे लोगों को। इसी प्रकार संपत्ति के स्वामी अथवा पदाधिकारी पुरुष की मृत्यु होने पर उसकी संपत्ति या पदवी का उत्तराधिकार अधिकांशतः आयु के हिसाब से बड़े भाई से छोटे भाई को दिया जाता है तथा अंतिम भाई की मृत्यु के बाद ही यह बहन की संतानों को प्राप्त होता है। पितृवंशीय एवं मातृवंशीय पदाधिकार में वास्तविक अंतर यह है कि पहले में पितृवंशीय नातेदारी उत्तराधिकारी होते हैं, जबकि दूसरे में मातृवंशीय नातेदार। दोनों ही स्थितियों में इस बात को लेकर लचीलापन पाया जाता है कि वास्तव में कौन सा रिश्तेदार उत्तराधिकारी होगा। जब कोई उत्तराधिकारी अयोग्य, अपरिपक्व और अप्रतिष्ठित हो तो उसे छोड़कर उसके स्थान पर प्रतिष्ठित एवं योग्य को उत्तराधिकारी बनाया जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि पदाधिकार के नियम कठोर नहीं हैं। कई बार मुखिया अपनी मृत्यु से पहले ही अपना उत्तराधिकारी तय कर देता है, तो कई बार उत्तराधिकारी का बहुत से विकल्पों में से चुनाव किया जाता है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि कुछ समाजों में पद किसी भी नियम द्वारा उत्तराधिकार में नहीं दिया जाता है। अब हम चर्चा करेंगे संपत्ति उत्तराधिकार की। जब हम पद एवं पदवी के संचरण की बात करते हैं तो उसके लिए पदोत्तराधिकार शब्द का प्रयोग करते हैं, किंतु जब हम संपत्ति के संचरण की चर्चा करते हैं तो उसके लिए हम संपत्ति उत्तराधिकार की शब्द का प्रयोग करते हैं। पद की भांति आदिम समाजों में संपत्ति भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित की जाती है। उत्तराधिकार को परिभाषित करते हुए रिवर्स कहते हैं कि उत्तराधिकार से मेरा आशय संपत्ति के संचारण से है, और पिडिंगटन कहते हैं कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचारण को नियमित करने वाले नियम उत्तराधिकार हैं। लिंग, वंश, आयु तथा वसीयत लिखने की प्रथा के आधार पर संपत्ति संचारण के अनेक रूप पाए जाते हैं, जो कि उत्तराधिकार के प्रकार को तय करते हैं। उत्तराधिकार के प्रमुख 4 आधार हैं। कौन कौन से? वंश एवं लिंग, आयु एवं वरीयता, वसीयत अथवा स्वेच्छा तथा अन्य प्रकार। सबसे पहले हम वंश एवं लिंग पर आधारित उत्तराधिकार की चर्चा करेंगे। जब संपत्ति के उत्तराधिकार का निर्धारण वंश एवं लिंग के आधार पर किया जाता है तो इसके 2 रूप सामने आते हैं, पितृवंशीय एवं मातृवंशीय। शुद्ध पितृवंशीय उत्तराधिकार में संपत्ति पिता से पुत्रों को प्राप्त होती है एवं इसमें लड़कियों एवं स्त्रियों को संपत्ति में अधिकार नहीं होता है। मातृवंशीय उत्तराधिकार में संपत्ति का संचरण माता पुत्री को होता है, पुत्रों को नहीं। यह नियम भारत में खासी जनजाति में हमको देखने को मिलता है, किंतु दोनों ही प्रकार के नियमों में लचीलापन पाया जाता है और संपत्ति के स्वामी की इच्छा के आधार पर
भी इसका हस्तांतरण किया जाता है। अनेक समाजों में पितृवंशीय और मातृवंशीय उत्तराधिकार का मिश्रित रूप पाया जाता है, जिसमें एक प्रकार की संपत्ति के उत्तराधिकारी पुरुष होते हैं तो दूसरे प्रकार की संपत्ति केवल स्त्रियों को ही दी जाती है। वहां पितृवंशीय उत्तराधिकार के साथ साथ मातृवंशीय के साथ साथ पितृवंशीय उत्तराधिकार के नियम भी देखे जा सकते हैं। अचल संपत्ति पुरुष वंश में चलती है और चल संपत्ति स्त्री वंश में। पूर्व नाइजीरिया में क्रॉस रिवर के याको जो मातृवंशीय हैं में भूमि पुरुषों को प्राप्त होती है, जबकि पशु, मुद्रा, हथियार, औजार और घरेलू सामान स्त्री वंश को। अपने सदस्यों के ऋणों के लिए मातृपक्षीय बंधु जिम्मेदार हैं। किसी व्यक्ति के मरने पर चल संपत्ति का बंटवारा होता है, इसलिए अंत्येष्टि क्रिया मातृवंश वाले करते हैं। स्त्री वंश से भी अनेक पद विरासत में मिलते हैं, जिनमें विभिन्न समितियों एवं धार्मिक समूहों की सदस्यता भी सम्मिलित होती है। मलेशिया के मातृवंशीय समाज में कुछ प्रकार की संपत्ति पुरुषों को व कुछ प्रकार की स्त्रियों को दी जाती है। ग्रीक के वासिलिका ग्रामवासियों में भूमि एवं मुद्रा का संचारण पुरुषों में तथा दहेज में प्राप्त संपत्ति का संचारण स्त्रियों में होता है। टारी जलदम्बरू मध्य में माता का भाई बहन के पुत्र पर उसके पिता से भी अधिक अधिकार होता है। बहन के पुत्र को भी ये अधिकार है कि वह मामा के अधिकार की किसी भी वस्तु को ले सकता है। मामा भांजे के ऐसा संबंध अफ्रीका की डेलागाओ खाड़ी के बरोंगा लोगों एवं जर्मन लोगों में भी देखा जा सकता है। फिजी द्वीप में वास अर्थात भांजे को यह अधिकार है कि वह मामा की संपत्ति ले सकता है और मामा यदि राजा है तो उसकी किसी भी प्रजा की संपत्ति तथा पत्नियों का उपभोग कर सकता है। मामा भांजे के इस प्रकार के संबंधों को मानव शास्त्रीय मातृवंशीय संस्थाओं के अवशेष मानकर मानव संस्थाओं के विकास को ढूंढने की महत्वपूर्ण कड़ी मानते हैं। इस प्रकार के अधिकारों से यह प्रकट होता है कि प्राचीन समय में संपत्ति एवं पदाधिकार का स्वरूप अस्पष्ट रहा होगा और बाद में चलकर ही यह पृथक हुआ होगा। अब हम चर्चा करते हैं आयु एवं वरीयता के आधार पर उत्तराधिकार। पिता एवं माता की मृत्यु के बाद भाइयों में संपत्ति वितरण को लेकर अनेक नियम पाए जाते हैं। कई समाजों में सभी भाइयों या बहनों में संपत्ति का समान रूप से वितरण कर दिया जाता है, किंतु समाजों में सबसे बड़ी अथवा सबसे छोटी पुरुष अथवा स्त्री संतान को संपत्ति प्रदान की जाती है। जब संपत्ति का संचारण संपत्ति के स्वामी की सबसे बड़ी संतान को दिया जाता है तो उसे ज्येष्ठ अधिकार कहते हैं, किंतु जब संपत्ति का संचारण संपत्ति के स्वामी की सबसे छोटी संतान को होता है तो उसे हम कनिष्ठ अधिकार कहते हैं। पितृवंशीय समाजों में ज्येष्ठ अधिकार सबसे बड़ा पुत्र एवं कनिष्ठ अधिकारी सबसे छोटा पुत्र होता है, जबकि मातृवंशीय समाजों में सबसे बड़ी लड़की ज्येष्ठ अधिकारी व सबसे छोटी लड़की कनिष्ठ अधिकारी होती है। जूलू जनजाति में सबसे बड़े पुत्र नुटका को संपत्ति का अधिकार होता है। हैदा जनजाति में सभी संपत्ति छोटे भाई को प्रदान की जाती है। कजाक लोगों में भी यही प्रथा प्रचलित है, किंतु छोटे भाई को संपत्ति देने से पूर्व संपत्ति के स्वामी द्वारा बड़े भाई के लिए कुछ साधन जुटा दिए जाते हैं। बारो इंग्लिश नियम है कि आवास का उत्तराधिकारी छोटे पुत्र को होता है, जबकि अन्य प्रकार की संपत्ति ज्येष्ठ भ्राता को दी जाती है। जैसे जैसे पुत्रों का विवाह होता जाता है वे अपना घर अलग बसाकर रहने लगते हैं और जब पिता मरता है तो केवल छोटा पुत्र ही घर में रहता है। यह प्रथा इंग्लैंड में एवं यूरोप के कई देशों में पाई जाती है। भारत में कनिष्ठ अधिकारी बड़गा व खासी जनजाति में तथा बर्मा में कचिन जनजाति में पाया जाता है। ज्येष्ठ अधिकार को कई समाजों में पिता अथवा पितामह की प्रेतात्मा तथा पुनर्जन्म से जोड़ा जाता है। उन लोगों की मान्यता है कि पिता अथवा पितामह की प्रेतात्मा ज्येष्ठ पुत्र के रूप में पुनर्जन्म लेती है और इसलिए ही उनका संपत्ति में विशेषाधिकार है। यद्यपि यह आवश्यक नहीं है कि ज्येष्ठ पुत्र में पितामह की प्रेतात्मा निवास करे, किसी भी पुत्र में प्रेतात्मा निवास कर सकती है जिसका जन्म पितामह की मृत्यु के शीघ्र पश्चात हुआ हो। ज्येष्ठाधिकारी के पीछे पवित्रता एवं गौरव की भावना का भी संबंध है। कनिष्ठ अधिकारी में छोटी संतान को सबसे अधिक हिस्सा मिलने का कारण अन्य भाइयों का पिता से अलग घर बसाकर रहना माना गया है। कुछ विद्वान यह मानते हैं कि सबसे बड़ी संतान को ही सम्मान मिलता है, वह छोटी को नहीं मिलता। इसकी क्षतिपूर्ति कनिष्ठ अधिकार से होती है। वसीयत या स्वेच्छा। आधुनिक विकसित समाजों में संपत्ति के स्वामी को यह अधिकार होता है कि वह अपनी संपत्ति किसी को भी वसीयत में दे दे। इसके लिए वह वसीयतनामा लिख देता है और उसकी मृत्यु के बाद वह संपत्ति संबंधित व्यक्ति या संस्था को प्रदान कर दी जाती है। युगांडा जनजाति में मृत व्यक्ति के गोत्र में से ही उत्तराधिकारी का चुनाव किया जाता है। भारत की मातृसत्तात्मक जनजाति गारो में भी उत्तराधिकार के लिए पुत्रियों में से किसी एक का चयन किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे अन्य आधार।
उपयुक्त वर्णन जो हमने अध्ययन किया उस से यह नहीं समझ लेना चाहिए कि सभी समाजों में संपत्ति संचारण में इन नियमों का कठोरता से पालन होता है। संपत्ति संचारण के नियम बहुत विस्तृत हैं। यह वह अवस्था है जिसमें समुदाय की संपत्ति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित की जाती है। मातृवंशी त्रोबियाण लोगों में एक व्यक्ति अपनी कुछ संपत्ति एवं जादू अपने पुत्र को देता है, न कि भांजे को। संपत्ति उत्तराधिकारी में लिंग के आधार पर किया जाने वाला श्रम विभाजन भी महत्वपूर्ण पक्ष है। यही कारण है कि घर गृहस्थी की वस्तुओं एवं बर्तन स्त्री को दिए जाते हैं, जो कि स्त्री पुनः अपनी लड़की को देती है। अरंडा जनजाति में जुरंगा, जो कि एक पवित्र वस्तु होती है, एक स्त्री अपने छोटे भाई को ही देती है। कुछ प्रकार की संपत्ति के तो हस्तांतरण का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि वह उसके स्वामी की मृत्यु के साथ ही या तो जला दी जाती है या गाड़ दी जाती है। लोभी जनजाति में पिता से पुत्र व लड़की को माँ से संपत्ति मिलती है, किंतु पशु सदैव पुत्रों एवं भतीजों को ही दिए जाते हैं, क्योंकि इसका संबंध कठोर श्रम से है। कुछ संपत्ति केवल स्त्रियों की ही मानी जाती है, जैसे कनेला लोगों में घर व खेत लड़की को ही दिए जाते हैं। लड़की न होने पर बहन की लड़की को दिए जाते हैं। एक सामान्य प्रवृत्ति देखी जाती है कि पितृवंशीय अथवा मातृवंशीय उत्तराधिकार पर ही लोग अधिक जोर देते हैं और संपत्ति ज्येष्ठ या कनिष्ठ पुत्र अथवा पुत्री को हस्तांतरित की जाती है, किंतु इन नियमों में समय एवं परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन पाया जाता है। उत्तराधिकार में संपत्ति के स्वामी की इच्छा, उत्तराधिकारी की आयु, लिंग एवं अन्य विशेषताओं को ध्यान में रखा जाता है। कभी कभी पुरुष के अभाव में स्त्रियों को संपत्ति विरासत में मिलती है, तो कभी स्त्री पुरुष में से किसी एक को। कभी कभी उत्तराधिकारी छोटा होता है, तो युवा होने पर उसकी संपत्ति किसी रिश्तेदार के संरक्षण में सौंपी जाती है। इस प्रकार से संपत्ति उत्तराधिकार के नियमों में लचीलापन पाया जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको नातेदारी में पदाधिकार और उत्तराधिकार वितरण अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।